हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस ऑन इकोनॉमिक्स पर। आई होप कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर रहे होंगे। पर मैं देख रही हूँ गाइस कि लाइक्स में कुछ कंजूसी है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियो में कोई भी कमी नज़र आ रही है, आपको कंटेंट से रिलेटेड या मेरी टीचिंग मेथड से रिलेटेड कुछ भी, अगर आपको वीडियो के अपडेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है या आपको अपना कोई सजेशन देना है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके सजेशन को इम्प्लीमेंट कर सकूँ। Give your advice on my teaching method or on my videos so that I can implement your suggestions. तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, आप जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड के बारे में। बेसिकली चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड को हम लोग मूवमेंट इन डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व के नाम से भी जानते हैं। और ये जो टॉपिक है ये बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको हम क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं और किसको हम डिमांड कहते हैं। चेंज इन डिमांड क्या होती है, चेंज इन डिमांड कब होती है, और चेंज इन डिमांड में जो डिमांड कर होता है वो शिफ्ट होता है या मूव होता है। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को। तो आज हम इसको बहुत ही ईजिली क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लास्ट में लाइक करना ना भूलें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो बेसिकली जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो किससे रिलेटेड है, तो ये मैं बता दूं आपको, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो रिलेटेड है प्राइस से। मतलब हमने पिछले वीडियो के अंदर कुछ फैक्टर्स पढ़े थे जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, जिनमें हमने पढ़ा था प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। इसके अलावा हमने कंज्यूमर की इनकम को पढ़ा था, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, और इसके अलावा जो अदर फैक्टर्स थे वो हमने पढ़े थे। तो अपन ने जो भी 5-6 फैक्टर पिछले वीडियो में पढ़े थे, उसमें जो पहला फैक्टर था प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, सिर्फ उस फैक्टर को कंसिडर किया जाता है इसमें, और जो बाकी के जो फैक्टर थे उसको हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो देखिए ओवरव्यू मैंने दे दिया है कि जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है इसके अंदर हम सिर्फ प्राइस में चेंज करते हैं और बाकी के जो अदर फैक्टर है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। मतलब जो कंज्यूमर की इनकम है वो कांस्टेंट रहेगी, और इसके अलावा जो टेस्ट और प्रेफरेंस है कंज्यूमर का वो भी कांस्टेंट रहेगा। जो रिलेटेड गुड्स की प्राइस है वो भी कांस्टेंट रहेगी। हम सिर्फ और सिर्फ किसको चेंज करेंगे, जो कमोडिटी है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ उसकी प्राइस में हम चेंजेस करेंगे। तो देखिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं हम। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इट refers to increase or decrease in quantity purchased of a commodity in response to decrease or increase in its price, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ये देखो जो दूसरे फैक्टर्स है वो रहेंगे कांस्टेंट, और सिर्फ प्राइस में या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। तो प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होने से आपकी जो क्वांटिटी है उसमें कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उसे कहते हैं हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अगर प्राइस में चेंजेस हुए, अगर प्राइस बढ़ती है तो जो कमोडिटी है उसकी डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। इसको जब हम स्टडी करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड थ्रू मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व। इसके अंदर जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, मूव होता है। मूव कैसे होता है, या तो वो ऊपर की तरफ मूव होता है या नीचे की तरफ, मतलब अपवर्ड मूवमेंट होता है या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं। तो कैसे होता है ये देखो, मैं एक डायग्राम लेके आई हूँ आपके लिए जिसमें आपको डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूँगी मैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने माना है कि मान लो एक कंज्यूमर है जिसकी इनकम को हम मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक है। उसकी इनकम कांस्टेंट रहने वाली है, इसमें उसकी इनकम बदलने नहीं वाली है, ठीक है। तो इस प्राइस पर, ये जो प्राइस है P, इस पे वो कंज्यूमर Q क्वांटिटी की डिमांड करता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्राइस है P कमोडिटी की, जिस पे वो जो कंज्यूमर है वो Q क्वांटिटी की डिमांड करता है। अब कंज्यूमर की इनकम 100 रुपये है, मान लो कि आपकी इनकम 100 रुपये है, ठीक है, आपके जेब में 100 रुपये हैं,
और आपके जेब में 100 ही रुपये रहने वाले हैं। तो अगर पी प्राइस है तो पी प्राइस पे आप उस कमोडिटी की इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो, ठीक है। अब मान लो प्राइस पी से P1 पे शिफ्ट हो जाती है, मतलब प्राइस बढ़ जाती है। जब प्राइस बढ़ेगी तो क्या करोगे, आप अपनी डिमांड को कम कर दोगे, क्योंकि आपके पास रुपए तो 100 ही है। अब 100 रुपये में अगर प्राइस बढ़ गई तो आप ज़्यादा यूनिट नहीं खरीद पाओगे, उसकी कम यूनिट खरीद पाओगे। तो आपने क्या कर लिया, अपनी डिमांड को कम कर लिया और डिमांड के इधर साइड में शिफ्ट हो गए, ठीक है। ये आपका होगा मूवमेंट। तो आपका जो डिमांड कर्व है ये इस पॉइंट से कहाँ पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा, यहाँ ऊपर की तरफ आ जाएगा। और जब ये ऊपर की तरफ आएगा तो इसे कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। और अपवर्ड मूवमेंट को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं संकुचन, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में है, अगर मान लो पॉइंट पी से डिमांड, पॉइंट पी से प्राइस पॉइंट P2 पे आती है, ठीक है। पहले पॉइंट P थी प्राइस, उसके बाद में प्राइस गिर गई, कितने से, P2 पे आ गई प्राइस। तो जब प्राइस गिरेगी तो हमारी जो क्वांटिटी है वो हम ज़्यादा परचेस कर पाएंगे। मतलब हमारे 100 रुपये में पहले 10 यूनिट्स आती थी, मान लो प्राइस गिर गई तो अब हम लोग 12 यूनिट्स उसकी खरीद सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा यूनिट्स हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये जो डिमांड कर्व है वो कहाँ आएगा, हमारा नीचे की तरफ। और जब नीचे की तरफ आता है तो इसे हम कहते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। और डाउनवर्ड मूवमेंट को हम कहते हैं एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन को हिंदी में कहा जाता है विस्तार, ठीक है। तो ये हमारा मूवमेंट होता है। इस तरीके से एक ही डिमांड कर्व पे हम लोग अपवर्ड भी जा सकते हैं और डाउनवर्ड भी जा सकते हैं। अपवर्ड कब जाएंगे, जब हमारी प्राइस बढ़ेगी। जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, मतलब संकुचन होता है। और डाउनवर्ड कब जाएंगे, जब हमारी प्राइस गिरती है। जब प्राइस गिरेगी तो हमारी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, हम लोग ज़्यादा यूनिट्स को परचेस कर पाएंगे। और ज़्यादा यूनिट्स को परचेस कर पाएंगे तो हमारी जो डिमांड है उसमें क्या होगा, एक्सपेंशन, मतलब विस्तार होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये एक जो हमारा मूवमेंट होता है वो किस पे होता है, प्राइस के ऊपर होता है, ठीक है। अदर फैक्टर्स को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। मतलब जो कंज्यूमर है उसके पास इनकम 100 ही रुपये है। आप मान लो एक कंज्यूमर हो और आपके पास जेब में 100 ही रुपये। अब 100 रुपये पे पहले आप पी प्राइस थी किसी भी चीज़ की तो आप इतनी यूनिट्स खरीद पाते थे। अब आपकी प्राइस, मान लो वो जो कमोडिटी है उसकी प्राइस बढ़ गई तो आपके पास रुपए तो 100 ही है। तो 100 रुपये में आप उसकी ज़्यादा यूनिट, इतनी यूनिट्स तो नहीं खरीद पाओगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ चुकी है। अगर उसकी प्राइस बढ़ गई तो फिर आप उसकी कम यूनिट्स परचेस कर पाओगे। तो कम यूनिट्स परचेस करोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो क्वांटिटी है, आपने जो डिमांड की वो क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। और कम होने की वजह से आपकी जो डिमांड है उसमें क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, संकुचन हो गया। और आपका जो डिमांड कर्व है वो इस पॉइंट से ऊपर आ गया, ऊपर पॉइंट पे आ गया, मतलब अपवर्ड मूवमेंट हो गया। और अगर आपकी प्राइस गिर जाती है उस कमोडिटी की, P से P2 पे आ जाती है, तो मतलब आपके आपके 100 रुपये में मान लो 10 आम आ रहे थे पहले, तो अब आप 12 आम खरीद सकते हो, ठीक है। और 12 आम खरीद सकते हो मतलब आपकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई। और क्वांटिटी बढ़ गई इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो डिमांड कर्व है वो इस पॉइंट से कहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे, नीचे वाले पॉइंट पे आ गया। नीचे वाले पॉइंट पे आने का मतलब है कि आपकी जो डिमांड है वो क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई। और एक्सपेंड होने का मतलब आपकी डिमांड में कुछ विस्तार हुआ है, कुछ एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसके अंदर हम अदर फैक्टर्स को बिल्कुल कॉन्स्टेंट मानते हैं। अदर फैक्टर्स को हम लोग अजम्पशन नहीं है हमारी इस टॉपिक को पढ़ने की कि जो बाकी के फैक्टर्स होंगे उसको हम कांस्टेंट मानकर चलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड समझ में आ गया होगा। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में दो चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। पहला, इसके अंदर हम सिर्फ प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, सिर्फ प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम चेंज करते हैं। और दूसरा, जो भी बाकी के फैक्टर्स है उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो हमें याद रखनी है कि अगर हम अपवर्ड जा रहे हैं, मतलब हमारा जो डिमांड कर्व है वो एक पॉइंट से ऊपर जा रहा है दूसरे पॉइंट पे, तो ऊपर जा रहा है इसका मतलब हमारी जो डिमांड है वो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मतलब संकुचन हो रहा है हमारी मांग में। और अगर हमारा जो डिमांड पॉइंट है, जो डिमांड कर्व का जो एक पॉइंट बिंदु है वो अगर नीचे आ रहा है, वो पॉइंट नीचे की तरफ खिसक रहा है, तो नीचे की तरफ मूवमेंट होने की वजह से हम लोग उसे क्या कहेंगे, एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है हिंदी में, विस्तार, ठीक है। तो एक्सपेंशन क्या करती है, हमारी डिमांड को बढ़ाती है। और कॉन्ट्रैक्शन क्या करती है, हमारी डिमांड को कम करती है, हमारी जो क्वांटिटी है उसको कम करती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम हमारा दूसरा पॉइंट जिसमें हम पढ़ने वाले चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड कब होती है, इसका बिल्कुल उल्टा है। जो पहला हमने टॉपिक पढ़ा उसका बिल्कुल उल्टा है चेंज इन डिमांड। उसके अंदर हम प्राइस को चेंज करते हैं और अदर फैक्टर को सेम रहने देते हैं। जबकि इस
पॉइंट के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं और अदर फैक्टर, जैसे मान लो कंज्यूमर की इनकम, मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि आपकी जेब में 100 रुपये और 100 रुपये ही रहने हैं, लेकिन इसमें बार बार कंज्यूमर की इनकम बदलेगी और जो प्राइस है वो सेम रहेगी। कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंसेस ये बदलेगा और जो प्राइस है उसको हम कांस्टेंट रख के चलते हैं, ठीक है। तो देखिए पढ़ते हैं हम लोग इसे। चेंज इन डिमांड, इट रिफर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी। देखो यहाँ पे प्राइस को हम लोग नहीं लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसको लिया जाता है, हम रेस्पॉन्स टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जो दूसरे फैक्टर से डिमांड के, उनमें अगर कोई चेंज होता है तो उससे हमारी डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो इंक्रीज़ होती है या वो डिक्रीज़ होती है, ये देखना है हमें। तो हम किसको ध्यान में रखेंगे, चेंज इन डिमांड को, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा डिमांड कर्व है वो मूव नहीं होता है, वो क्या होता है, शिफ्ट होता है, या तो फॉरवर्ड शिफ्ट होता है वो, या फिर बैकवर्ड शिफ्ट होता है। और फॉरवर्ड शिफ्ट को राइट शिफ्ट भी कह सकते हैं हम और बैकवर्ड शिफ्ट को लेफ्ट शिफ्ट भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो देखिए कैसे होता है ये भी बता देती हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे ये जो प्राइस है ये है हमारी प्राइस लाइन जो कि बिल्कुल कांस्टेंट है, मतलब हमारी जो कोई कमोडिटी है वो 10 रुपये में ही आ रही है मान लो, ठीक है। तो अभी भी वो 10 रुपये में ही आएगी और जो उसकी प्राइस है वो कांस्टेंट ही रखनी है हमें। और यहाँ पे है हमारी डिमांड, ठीक है। तो देखिए पहले प्राइस पी थी तो जो हमारी क्वांटिटी थी वो क्यू हो गई, ठीक है। पहले जब प्राइस पी थी तो हमारी जो क्वांटिटी थी वो क्यू हो गई। अब मेरे पास पहले 100 रुपये की इनकम थी और मेरी इनकम 100 से 120 रुपये हो गई, ठीक है। तो जब मेरी इनकम 120 रुपये हुई तो मैं क्या करूँगी, ज़्यादा क्वांटिटी की डिमांड कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास परचेजिंग पावर बढ़ गई। तो परचेजिंग पावर बढ़ गई तो मैं क्या करूँगी कि मेरी जो क्वांटिटी है वो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे ले आऊँगी मैं, ठीक है। तो मेरी क्वांटिटी बढ़ी, जब मेरी क्वांटिटी बढ़ी तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा डिमांड कर्व है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गया, मतलब शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये मेरा पुराना डिमांड कर्व है डी और ये मेरा नया डिमांड कर्व है D1, ठीक है, D1। तो इस तरीके से ये शिफ्ट होता है। प्राइस बिल्कुल कांस्टेंट थी, मेरी प्राइस कांस्टेंट होने के बावजूद भी मेरी डिमांड बढ़ गई, क्यों, क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई। पहले 100 रुपये थी तो मैं इतनी क्वांटिटी परचेस कर पा रही थी, लेकिन अब मेरी इनकम 120 रुपये हो गई। तो 120 रुपये होने की वजह से मैं क्वांटिटी ज़्यादा परचेस कर सकती हूँ क्योंकि मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई। और परचेजिंग पावर बढ़ गई इसका मतलब क्या हुआ कि मैं मेरी क्वांटिटी को बढ़ा सकती हूँ। और जैसे ही मैंने मेरी क्वांटिटी को बढ़ाया तो क्या हो गया, मेरा डिमांड कर्व पहले यहाँ पे था और अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया। इसे कहते हैं राइट वर्ड शिफ्ट या फिर इंक्रीज इन डिमांड। जब राइट वर्ड शिफ्ट होता है या फॉरवर्ड शिफ्ट होता है तो उसे इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी डिमांड इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। जब भी हम राइट में शिफ्ट करते हैं, इकोनॉमिक्स में ऐसे कई सारे डायग्राम आने वाले हैं आपके आगे जिसमें आप राइट वर्ड शिफ्ट करोगे और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करोगे। तो राइट वर्ड जब भी शिफ्ट होगा किसी भी कर्व में, इसका मतलब है कि उस चीज़ में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। और किसी भी कर्व के अंदर अगर आप लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करते हो इसका मतलब ये है कि आपकी कमी हो रही है, रिड्यूस कर रहे हो आप कुछ, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं ये वाला जिसके अंदर हम लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर रहे हैं। तो देखो कैसे कर रहे हैं। मान लो मेरी इनकम पहले 100 रुपये थी, ठीक है। तो 100 रुपये में मैं इतनी यूनिट्स को परचेस कर पा रही थी पी, ठीक है। ये मेरी प्राइस है, कांस्टेंट प्राइस है, 10 रुपये की प्राइस लेके चल रही हूँ मैं, ठीक है। तो 10 रुपये की प्राइस पे मैं इतनी क्वांटिटी को परचेस कर पा रही थी। अब मेरी जो इनकम है वो 100 रुपये से 80 रुपये हो गई, तो मतलब मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई। अब परचेजिंग पावर कम होने की वजह से क्या हो गया कि मैं यूनिट्स कम परचेस कर पाऊंगी। पहले मान लो मैं 10 आम खरीद पा रही थी, अब मेरे पास 80 रुपये है तो मैं 10 आम तो नहीं खरीद पाऊंगी। तो मैं क्या करूँगी, जो मेरी क्वांटिटी है, जो मेरी डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब मैं 8 ही आम खरीद सकती हूँ मान लो, ठीक है। तो 8 आम खरीद सकती हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा डिमांड कर्व है वो कहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट से इधर खिसक जाएगा लेफ्ट साइड में। और जैसे ही लेफ्ट साइड में खिसकेगा इसका मतलब ये क्या होगा कि मेरी डिमांड कम हो रही है, ठीक है। तो इसे कहते हैं चेंज इन डिमांड। और ये होता है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। और जब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है इसका मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज इन डिमांड हो रहा है। ये इंक्रीज इन डिमांड है और ये डिक्रीज इन डिमांड है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ मैंने लिखा भी है डिमांड कर्व इन राइट वर्ड शिफ्ट, ये राइट वर्ड शिफ्ट है, और ये है डिमांड कर्व इन लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, और ये है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। तो आपको आई होप कि चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वान्टिटी डिमांड दोनों में ही समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे एक डिफरेंस भी लिखा है आपके लिए,
तो देखिए यहाँ पे है मूवमेंट इन डिमांड कर्व, मूवमेंट कब होता है, और शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट कब होता है। तो जब हम सिर्फ प्राइस को देखते हैं तो वो होता है मूवमेंट इन डिमांड कर्व, ठीक है। ड्यू टू चेंज इन प्राइस, जब प्राइस में चेंजेस होता है तब ये ऑक्यूर होता है। और ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, प्राइस के अलावा जो दूसरे फैक्टर है जैसे कंज्यूमर की इनकम या फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज या अदर रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंजेस होना, तब हम लोग शिफ्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक जो प्राइस है एक कमोडिटी की वो कांस्टेंट रख रहे हैं यहाँ पे मूवमेंट किस तरीके से होता है, या तो अपवर्ड मूवमेंट होता है या डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। अगर अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो कॉन्ट्रेक्शन होगा, और अगर डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो एक्सपेंशन होगा। और यहाँ पे मूवमेंट कैसे होता है, या तो राइट वर्ड होता है या लेफ्ट वर्ड होता है। अगर राइट वर्ड हो रहा है तो मतलब इंक्रीज इन डिमांड है, और अगर लेफ्ट वर्ड हो रहा है तो डिक्रीज इन डिमांड है। यहाँ पे देखो ये इंक्रीज इन डिमांड है और ये मेरा डिक्रीज इन डिमांड है। इसके बाद में अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, इसके अंदर जो दूसरे फैक्टर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था। और प्राइस रिमेन कांस्टेंट, और इसके अंदर जो शिफ्ट इन डिमांड है इसमें क्या होता है, प्राइस कांस्टेंट होती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।